दोस्तों आज हमारा कारक का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कारक के डिफिनीशन और कारक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना था और हम लोग कारक के दो भेद कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा अंतिम क्लास होगा कारक का, जिसमें हम लोग कारक के बचे हुए भेद के बारे में जानेंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा तीसरा भेद कारक का, जिसका नाम है करण कारक। क्या होता है करण कारक? जैसे ही नाम से पता है, करण करण का मतलब होता है साधन। जैसे हम कह दें कि राम ने ईंटों से घर बनाया, जैसे कह दें राम ने ईंट से घर बनाया। यहाँ घर बनाने का साधन क्या है? यहाँ घर किसके द्वारा बनाया है? यहाँ घर बनाया गया ईंट के द्वारा। किससे? ईंट के। यहाँ घर बनाने का साधन है ईंट। जैसे हम कह दें सीता बस से स्कूल जाती है। यहाँ सीता के स्कूल जाने का साधन क्या है? साधन है बस। क्या साधन है? बस। यानी कि ऐसे कारक जिसमें हमें क्या उस साधन का पता चले, उससे हम लोग कहते हैं करण कारक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं करण कारक के बारे में। क्या होता है करण कारक? इसमें जिस शब्द से क्रिया करने के साधन के बारे में पता चले, उसे करण कारक कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिससे हमें क्रिया करने के साधन के बारे में क्या चले? पता चले, उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। करण का अर्थ होता है करण का अर्थ साधन होता है। करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ होता है साधन। इसमें से तथा के द्वारा, से या के द्वारा, कभी कभी के साथ भी परसर्ग होता है। इसमें क्या अनुसार? इसमें मिलता है से परसर्ग मिलता है, के द्वारा मिल जाता है और कभी कभी के साथ भी परसर्ग मिल जाता है। जैसे कह दें उसने दूध के साथ आम खाया, यानी कि दूध के साथ क्या किया? आम खाया। तो इसमें भी होता है करण कारक। इसको हम उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण हम कह दें राजा ने पत्थरों से महल
वाया। राजा क्या किया? राजा ने पत्थरों से महल बनवाया। इसके महल बनवाने यानी कि क्रिया, बनवाना क्या होता है? क्रिया यानी कि बनाना, खेलना, जाना, आना क्या होता है? क्रिया यानी कि बनवाना। किससे बनवाया? पत्थरों से। इसके बनवाने का साधन क्या है? पत्थर, यानी कि क्रिया करने का साधन क्या है? पत्थर है। तो हमें क्या पत्थरों, यहाँ पत्थरों क्या है? करण कारक। ये हमें कौन सा परसर्ग मिला? से। जिसमें हमें से परसर्ग मिले और क्या पता चले कि क्रिया करने के साधन के बारे में पता चले, और परसर्ग से मिले तो वहां पर होता है करण कारक। जैसे हम कहते हैं बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है। क्या कहते हैं? बालक गेंद से खेलता है। यहाँ खेलना क्या है? यहाँ खेलना है क्रिया। खेलना है क्रिया, और क्रिया किससे? क्रिया करने का साधन यानी कि खेलने का साधन क्या है? गेंद है। यहाँ पर सर क्या मिल रहा है? से मिल रहा है। तो यहाँ पर गेंद क्या होगा? यहाँ पर गेंद होगा करण कारक। गेंद होगा यहाँ पर क्या? करण कारक। जैसे कह दे उसने दूध के साथ आम खाया, उसने दूध के साथ आम खाया। यानी कि यहाँ पर के साथ परसर्ग मिल गया। के साथ, जहां पर के साथ भी परसर्ग मिल जाए वहां पर भी होता है करण कारक। यहाँ दूध क्या होगा? यहाँ पर दूध होगा करण कारक। जैसे पत्र के द्वारा सूचना मिली, पत्र के द्वारा, पत्र के द्वारा सूचना मिली। यहाँ सूचना मिलने का साधन क्या है? यहाँ सूचना मिलने का साधन है पत्र। क्या है? सूचना मिलने का साधन क्या है? पत्र। तो पत्र क्या होगा? पत्र होगा करण कारक। किसके द्वारा पत्र मिला? सूचना किसके द्वारा मिला? पत्र के द्वारा। यहाँ पत्र हो जाएगा करण कारक। एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार ध्यान से। जिस शब्द से क्रिया करने के साधन का पता चले उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। इसमें से परसर्ग, के साथ और के द्वारा परसर्ग पाया जाता है। जैसे राजा ने पत्थरों से महल बनवाया। यहाँ बनवाना क्या है? क्रिया, और बनवाने का साधन क्या है? पत्थर। अगर पत्थर नहीं होते तो महल नहीं बनता। यहाँ बालक गेंद से खेलता। बालक किससे खेलता है? गेंद से। खेलने का साधन क्या है? गेंद। उसने दूध के साथ आम खाया। यहाँ दूध के साथ क्या किया? आम खाया। पत्र के द्वारा सूचना मिली। सूचना किसके द्वारा मिली? पत्र के द्वारा मिली। तो ये था करण कारक का डेफिनेशन और उदाहरण। अब हम समझते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है संप्रदान कारक। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कारक के चौथे भेद, जिसका नाम है संप्रदान कारक। दोस्तों संप्रदान कारक होता क्या है? जैसे हम लोग कह दें जिसके लिए, यानी कि जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, वह पद संप्रदान कारक में होता है। जैसे कह दें पिताजी राम के लिए वस्त्र लाए। यहाँ पिताजी क्या कर रहे हैं? राम के लिए वस्त्र ला रहे हैं। यानी कि यहाँ राम के लिए क्या कर रहे हैं? कोई कार्य कर रहे हैं, यानी कि वस्त्र लाने का कार्य कर रहे हैं पिताजी। तो इसमें होगा संप्रदान कारक। इसका हम पहले डेफिनेशन लिखते, उदाहरण से समझते हैं। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए
कुछ किया जाए, वह पद संप्रदान कारक में होता है। वह पद क्या होता है? संप्रदान कारक में होता है। इसमें को के लिए के हेतु के वास्ते परसर्ग पाया जाता है। इसमें क्या होता है? के वास्ते, के हेतु, जैसे को, के लिए, के वास्ते, के हेतु परसर्ग पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण पिताजी मोहन के लिए वस्त्र लाए। क्या किए? पिताजी मोहन के लिए वस्त्र लाए। यहाँ पिताजी मोहन के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कार्य कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या, जिसमें जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, या यानी कि यहाँ पिताजी मोहन क्या लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं। तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। यहाँ पर क्या के लिए भी परसर्ग मिल गया और क्या यहाँ देने का भाव भी हो रहा है, तो यहाँ पर होगा संप्रदान कारक। जैसे और हम कहते हैं गुरु जी को प्रणाम। क्या कहते हैं? गुरु जी को प्रणाम। यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ गुरु जी को प्रणाम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यहाँ गुरु जी को प्रणाम किया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं राजा भिखारियों को कंबल देता है। यहाँ पर क्या को परसर्ग मिल रहा है, यहाँ पर भी को परसर्ग मिल रहा है। यहाँ भी किसी के लिए क्या प्रणाम किया जा रहा है। यहाँ पर क्या भिखारियों को कंबल देता है, यानी कि यहाँ देने का भाव है। क्या? जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। यहाँ राजा क्या भिखारियों को कंबल दे रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। कर्म कारक में भी हमें को परसर्ग मिलता है, लेकिन वहाँ अलग बात होती है। यहाँ पर क्या देने का भाव है, तो यहाँ पर होगा अब संप्रदान कारक। और हम जैसे कह दें पशुओं को चारा दो, कह दें पशुओं को चारा दो। यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर पशुओं को चारा देने की बात की जा रही है। यानी कि पशुओं क्या दिया जा रहा है? चारा दिया जा रहा है। तो यहाँ जहाँ पर भी देने का भाव हो और को, के लिए, के हेतु और के वास्ते परसर्ग मिल जाए, वहाँ पर होता संप्रदान कारक। ये कहते हैं भक्त दर्शन हेतु मंदिर गए हैं। भक्त किस लिए मंदिर गए? भक्त दर्शन के लिए, यानी कि दर्शन के हेतु या के लिए मंदिर गए हैं। यहाँ पर क्या हेतु? क्या दर्शन हेतु मंदिर गए हैं।
तो यहाँ पर भी होगा संप्रदान कारक। और हम जैसे कह दें ये चीज इसमें नोट करने वाली बात है, जहां पर क्या उपकार करने या कुछ देने की बात होगी वहां पर संप्रदान कारक होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों दे देता है, तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक कौन सा है और कर्म कारक कौन सा है। जैसे कि हम लोग कह दें राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। उदाहरण में एक देखते हैं कि जैसे कह दें राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कर्म कारक कौन सा है और संप्रदान कारक कौन सा है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया, क्या क्या दान दिया, यहाँ पर देने का भाव आ रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे संप्रदान कारक है। और दान, दान क्या है, कर्म है, देना क्या है, क्रिया है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक है। दोस्तों जब संप्रदान कारक और कर्म कारक एक ही वाक्य में आ जाए, जब एक ही वाक्य में संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों आ जाए, तो कर्म कारक के साथ कोपर्सर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें क्या दान, दान क्या कर्म है, कर्म के साथ क्या हुआ, कोपर्सर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ विश्वामित्र क्या है, दान दिया, तो यहाँ संप्रदान कारक होंगे विश्वामित्र, यहाँ दान क्या होगा, कर्म होगा। लेकिन कर्म के अगर इसमें पूछ ले कि कर्म कारक कौन सा है, तो दान, दान क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे संप्रदान कारक कौन सा है, विश्वामित्र क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसको हम पहले डिफिनीशन लिखते हैं, पहले नोट्स लिखते हैं, फिर इसमें उदाहरण से समझते हैं। नोट, यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में संप्रदान और कर्म कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ कोपर्सर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्म कारक के साथ कोपर्सर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसा हम लोगों ने उदाहरण दिया था, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। तो यहाँ दान क्या, दान है, क्या दिया, दान दिया। जहां पर हमें क्या का उत्तर मिल जाए वही हमारा कर्म होता है। क्या दिया, दान, तो दान क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा कर्म कारक। दान क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा कर्म कारक। और विश्वामित्र हो जाएगा संप्रदान कारक, विश्वामित्र हो जाएगा संप्रदान कारक। राजा हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कर्ता, जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता। और देना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया। देना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी कि जहां पर ने परसर्ग मिलता है वह क्या होता है, कर्ता कारक, और जहां पर को परसर्ग मिलता है वह कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पर देने का भाव हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यहाँ पर दान क्या, यहाँ पर कर्म क्या है, दान है, तो दान क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन जब संप्रदान कारक और कर्म कारक एक ही वाक्य में हो तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहते मैंने माता जी को पत्र दिया, क्या कहते हैं, मैंने माता जी को पत्र भेजा, मैंने माता जी को पत्र भेजा। इसको हम लोग पहले समझते हैं। इसमें मैं क्या हो जाएगा, जिसके पीछे ने हम लोग जब कर्ता कारक पढ़ रहता है उसमें देखते हैं सर्वनाम के साथ क्या होता है, सर्वनाम के साथ परसर्ग ने परसर्ग जुड़ा ही रहता है और संज्ञा के साथ परसर्ग अलग से जुड़ता है। कर्ता कारक में संज्ञा के साथ परसर्ग अलग से जुड़ता है और सर्वनाम के साथ परसर्ग जुड़ा रहता है। तो मैं क्या है, सर्वनाम, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता कारक, ये होगा क्या, कर्ता कारक। अब माता जी को पत्र भेजा, यहाँ किसी के लिए क्या किया जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है, तो माता जी हो जाएंगी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अब पत्र हो जाएगा कर्म कारक और भेजना हो जाएगा क्रिया। भेजना क्या हो जाएगा, भेजना हो जाएगा क्रिया। यानी कि एक वाक्य में जब क्या कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों आ जाते हैं तो को परसर्ग का प्रयोग संप्रदान कारक के साथ ही होता है, कर्म कारक के साथ नहीं होता है। तो इसमें हम लोग समझ चुके हैं, कर्ता कारक क्या हो गया, संप्रदान कारक माता जी, और पत्र क्या हो जाएगा, कर्म कारक, और भेजना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इसमें नोट करके लिखते हैं हम लोग, इसमें कैसे पहचानेंगे हम, नोट, संप्रदान कारक में देने और उपकार करने का भाव होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, देने और उपकार करने का भाव होता है। तो उम्मीद करते हैं संप्रदान कारक समझ में आया होगा। तो इसका प्रश्न छोड़ लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपादान कारक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कारक के पांचवें भेद अपादान कारक के बारे में। क्या होता है अपादान कारक, जिस पद से अलग होने, निकलने, आरंभ होने, सीखने, डरने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। जिस पद से, जिस पद से अलग होने, निकलने, आरंभ होने, डरने, सीखने तथा तुलना करने का भाव
प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इसमें से परसर्ग पाया जाता है। लिखते हैं इसमें से परसर्ग होता है। दोस्तों, इससे पहले हम जब लोग कारक का तीसरा भेद पढ़ रहे थे, करण कारक, उसमें भी से परसर्ग का प्रयोग हो रहा था, लेकिन वहां पर से परसर्ग साधन के रूप में हो रहा है। जब वहां पर साधन का प्रयोग यानी कि किसी साधन के द्वारा, वहां पर से का मतलब था साधन का होना। यहाँ पर सेप होगा अलग करना या निकलना के, यानी कि अलग करने के भाव में यहाँ पर से परसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग कहते हैं निकलने के भाव में, इसमें हम लोग पहले देखते हैं निकलने के या भाव में। निकलने या अलग दोनों एक ही होता है। निकलने के भाव में जैसे कहते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर से परसर्ग मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर से परसर्ग क्या कर रहा है, गंगा हिमालय से, यानी कि गंगा को क्या कर रहा है, हिमालय से अलग कर रहा है। यहाँ पर से गंगा को हिमालय से अलग कर रहा था, लेकिन करण कारक में से था। जैसे हम कहते हैं उसमें राम बस से स्कूल जाता है, वहां पर बस से स्कूल यानी कि स्कूल जाने का साधन क्या था, बस था, यानी कि बस से स्कूल जाता है। यहाँ पर हम कहते हैं, अगर ऐसे कहें कि राम बस से नीचे गिरता है, बस से गिरता है, तो बस से क्या हो जाता है, राम अलग हो जा रहा था। लेकिन अगर बस से स्कूल जा रहा है तो बस के साथ ही जाएगा, तो वहां पर साधन के रूप में से का होता था। लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग होगा अलग करने के भाव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा करण कारक। यहाँ पर क्या निकलने के भाव में हो रहा है। और जैसे हम कहते हैं चोर चोर पुलिस के चंगुल से निकल गया। पुलिस चोर के चंगुल से क्या किया, निकल गया। यानी कि जैसे क्या था, पुलिस था, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पकड़ा तो क्या चोर के साथ है, लेकिन चोर क्या चंगुल से निकल गया, यानी कि पुलिस से और चोर क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या, पुलिस से चोर को अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है अलग करने के भाव में। तो जहाँ पर से का प्रयोग अलग करने के भाव में होता है, वहां पर होता है अपादान कारक या निकलने का, यानी कि निकल गया, यानी कि निकल गया उससे। और हम दूसरा देखते हैं निकलने के भाव में, सॉरी अलग होने के, पहला था निकलने के भाव में और दूसरा है अलग होने के भाव में। अलग होने के भाव में अलग होने के भाव में सब कर देते, वह ऊपर से नीचे गिर गया। वह ऊपर से नीचे गिर गया। वह क्या हुआ, ऊपर से नीचे, मान लो वह छत पर था, छत से क्या हुआ, नीचे गिर गया। वह तो क्या हो गया, छत से अलग हो गया। पहले छत पर था तो छत के साथ था, जैसे वह नीचे गिरा छत से क्या हो गया, अलग हो गया।
यहाँ पर भी क्या अलग या पृथक करने का भाव दे रहा है, कौन सा, या कारक। जैसे कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हुआ। यहाँ पर इस से का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, अलग करने के लिए, यहाँ पर निकलने के लिए। तो जहाँ पर से का प्रयोग अलग होने के लिए, निकलने के लिए, तुलना करने के लिए, डरने के लिए, सीखने के लिए प्रयोग होता है, वहाँ पर होता है अपादान कारक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें हम लोग तीसरा देखते हैं, आरंभ होने के भाव में। तीसरा हमारा है आरंभ होने के, आरंभ होने के भाव में, यानी कि अगर किसी चीज क्या हो रहा हो, आरंभ हो रहा हो, वहां पर भी होता है अपादान कारक। जैसे हम लोग कहते हैं परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, क्या, परीक्षा, परीक्षा कल से आरंभ हो रही है, परीक्षा कल से आरंभ हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, आरंभ होने का, कहां से, कल से प्रसर्ग है और आरंभ होने का भाव है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ऐसे हम लोग कहते हैं पुस्तक मेला 23 से प्रारंभ होगा, पुस्तक मेला 23 से प्रारंभ होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रारंभ या आरंभ होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा, से प्रसर्ग रहे और प्रारंभ या आरंभ होने का भाव हो। और हम कहेंगे तुलना का भाव, क्या कहते हैं, तुलना का भाव। जैसे हम लोग कहते हैं भारत पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है, भारत पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। तो क्या है, पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। जब भी तुलना का भाव हो वहां पर भी होता है अपादान कारक। जैसे कहते हैं नीरज धीरज से लंबा है, क्या है, नीरज धीरज से लंबा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तुलना का भाव किया जा रहा है। तो जहां पर भी तुलना का भाव हो वहां पर भी क्या होता है, अपादान कारक। जैसे एक और हम कहते हैं वह है, जैसे नहीं, वह नहीं कहते, ये किसी का नाम, मान लो किसी देश का नाम ले लें। जैसे हम कहते हैं ईरान, ईरान अफगानिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। ईरान क्या अफगानिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी होगा हमारा अपादान कारक। ऐसे भी जहां पर लज्जा, डर, सीखने, इन सब का भाव हो वहां पर भी होता है अपादान कारक। तो ये था हमारा अपादान कारक। अगर यहाँ तक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर हम लोग पढ़ते हैं छठवें भेद के बारे में, जिसका नाम है संबंध कारक। अब हम लोग देखते हैं कारक के छठवें भेद, जिसका नाम है संबंध कारक। क्या होता है संबंध कारक? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को हम लोग कहते हैं संबंध कारक। इसमें का, के, रा, रे, ने और ना, ने परसर्ग पाया जाता है। पहले इसका डिफिनेशन लिखते फिर हम लोग समझते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को संबंध कारक कहते हैं। यानी एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। इसमें का, के, रा, रे, रे, ना, ने परसर्ग पाया जाता है। इसमें का, के, रा, रे, ने और ना, ने परसर्ग पाया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं उदाहरण, माला का लेख बहुत सुंदर है। उदाहरण, माला का लेख बहुत सुंदर है। यहाँ पर माला का क्या लेख के साथ संबंध बताया जा रहा है। यहाँ माला का लेख के साथ संबंध, यानी कि माला का क्या लेख के साथ क्या संबंध है? माला का लेख क्या है? सुंदर है। माला का लेख के साथ क्या संबंध है? मोहन की इसे कहते हैं मोहन की नानी जी आई हैं। क्या कहते हैं? मोहन की नानी जी आई हैं। मोहन की नानी जी आई हैं। तो मोहन का क्या है? नानी के साथ कोई संबंध, क्या है? संबंध है। यह कहते हैं यह मेरा घर है। कहते हैं यह मेरा घर है। यानी कि इसमें अगर ना रहे तो क्या मेरा क्या है? रा पाया जा रहा है ना। सर्वनाम के साथ क्या होता है? हमेशा परसर्ग जुड़ा होता है। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के साथ रा परसर्ग जुड़ा हुआ है। तो क्या यह मेरा घर है। इसमें एक चीज होता है कि इस कारक के साथ जो भी परसर्ग प्रयुक्त होते हैं वह लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। क्या होता है? परसर्ग संज्ञा वह क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। इसमें नोट करने वाली बात है कि नोट इस कारक के साथ इस कारक के साथ जुड़े हुए परसर्ग
संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। यानी कि इसमें जो उपसर्ग जुड़े होते हैं वह संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं बिमला के सिर में दर्द है, जैसे बिमला के सिर में दर्द है। यहाँ संज्ञा के लिंग क्या, यहाँ के हो गया, क्या के हो गया यहाँ पर के, यहाँ की बिमला के सिर में दर्द है, यहाँ पर क्या परसर्ग लिंग के अनुसार बदल जाता है। इसमें कह दें उसके, जैसे कह दें उसका भाई मेरा मित्र है। क्या कहते हैं उसका भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर का बदल गया, क्या लिंग के अनुसार, यहाँ पर के था, यहाँ पर का हो गया। उसका भाई मेरा मित्र है। यानी कि इसमें क्या होता है, इस कारक में संज्ञा या सर्वनाम के लिंग के अनुसार परसर्ग बदल जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे 7वें भेद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कारक के 7वें भेद, अधिकरण कारक के बारे में। क्या होता है अधिकरण कारक? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, भाव और काल के बारे में ज्ञात हो उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक। इसमें में और पर परसर्ग पाया जाता है। जैसे कहते हैं राम छत पर है, तो किस पर है, छत पर है, तो इस क्या होगा, इसमें होगा अधिकरण कारक। जैसे कहते हैं राम कक्षा में है, तो किस में, कक्षा में है, तो क्या हो जाएगा अधिकरण कारक। कहते हैं हरि घर में है, कहाँ पर है, घर में है, यानी कि उसके स्थान का बोध हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा अधिकरण कारक होगा। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, भाव तथा काल के बारे में ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चलो हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें में तथा पर में इसमें में तथा पर परसर्ग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें में तथा पर परसर्ग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं चिड़िया छत पर बैठी है, उदाहरण देखते हैं।
उदाहरण चिड़िया 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 छत पर बैठी है। चिड़िया कहाँ बैठी है? छत पर। कहाँ पर? छत पर। यानी कि चिड़िया के बैठने का क्या हो रहा है, हमें स्थान के बारे में पता चल रहा है। ये क्या होगा इसमें होगा स्थान का बोध। क्या हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। चिड़िया छत पर बैठी है। फिर हम कह दें मछली पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है। इसमें भी हमें क्या कर रहा है? मछली के रहने का स्थान के बारे में क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। मछली पानी में रहती है। और हम ऐसे कह दें कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, या कह दें गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। क्या कह दें? गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें काल के बारे में पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? काल के बारे में। तो क्या हो जाएगा? होगा काल बोध। क्या काल के बारे में हमें बोध रहा है, यानी कि समय क्या होता है? काल। 4 घंटे में, पानी में, छत पर, ये सब क्या हो जाएगा? काल बोध। एक काल बोध स्थान। और जो कहते हैं तुम्हें आज्ञा मानने पर मिठाई मिलेगी। आज्ञा मानने पर क्या है? मिठाई मिलेगी। यानी कि आज्ञा का एक भाव है, आज्ञा मानेगा तो क्या? मिठाई मिलेगी। इसमें क्या होगा? भाव बोध। क्या होगा इसमें? भाव बोध। यानी कि जहां पर हमें क्रिया के स्थान, काल और भाव के बारे में पता चले, उससे हम लोग कहते हैं स्थान, उसे हम लोग कहते हैं अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है, इसका आप इसमें सॉल्व लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। दोस्तों कभी कभी अधिकरण कारक में ऊपर, अंदर और बीच आदि प्रसर्गों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कह दें वह घर के अंदर है, वह छत के ऊपर है, ये सब आ जाए, वहां पर भी क्या होगा? अधिकरण कारक। जैसे कह दें नोट नोट अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में अंदर, ऊपर, बीच प्रसर्गों का भी प्रयोग होता है। क्या होता है? इसमें प्रसर्गों, अंदर, ऊपर, बीच प्रसर्गों का भी प्रयोग होता है। जैसे कहते कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। जैसे कहते कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दें, कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। यानी कि क्या? कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, यानी कि पूछ रहे कि कमरे के अंदर क्या कर। कहते कहते छत के ऊपर मत जाओ। कहाँ मत जाओ? छत के ऊपर। कहते तुम बीच में मत
बैठो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्थानवाचक यानी कि स्थान का बोध कराया जा रहा है। जैसे कहते कमरे के अंदर क्या कर रहे हो, क्या अंदर, छत के ऊपर मत जाओ, तुम बीच में मत बैठो, क्या बीच में। अगर ये सब भी उपसर्ग आए तो भी क्या होगा, अधिकरण कारक होता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग कारक के अंतिम भेद संबोधन कारक के बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कारक के 8वें भेद और अंतिम भेद, जिसका नाम है संबोधन कारक। क्या होता है संबोधन कारक? शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। इसमें हे, अरे, ओ तथा रे प्रसर्ग पाया जाता है। इसको लिखते हैं शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें हे, अरे, ओ, रे प्रसर्ग होता है। जैसे इसे कहते हैं हम लोग, हे सुनो, हे दौड़ो, तुम जाओ, क्या कर रहे हो, अजी सुनो। अगर इस प्रकार का प्रसर्ग आए या शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे कहते हैं अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे। जैसे कहते क्या, उदाहरण में, उदाहरण कहते हैं अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे। इसमें क्या होता है, हमेशा विस्मयादि सूचक चिन्ह पाया जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन पाया जाता है। कहते बच्चों ध्यान से सुन लो, क्या, बच्चों ध्यान से सुन लो। इसमें क्या, बच्चों को कहा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, बच्चों ध्यान से सुन लो। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बच्चों को कहा जा रहा है बच्चों ध्यान से सुन लो। या कहते हैं अच्छा तुम जा रहे हो, अच्छा तुम जा रहे हो, यानी कि जिन शब्दों में या जिस वाक्य में हमें क्या मिल जाए, एक्सक्लेमेटरी साइन या विस्मयादि सूचक चिन्ह मिल जाता है, वहां पर होता है संबोधन कारक, या पुकारने का, बुलाने का या संबोधित करने का भाव हो, वहां होता है संबंध कारक। तो उम्मीद करते हैं संबंध कारक आपको समझ में आया होगा और पूरी कारक समझ में आया होगा। अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।